सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कि नो वन इज देयर टू मैनेज इंटरनेशनल अफेयर्स। अब हम कहते हैं ना कि सारी स्टेट्स बराबर हैं, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलती है। जो हमारा सेकंड लेक्चर था ग्रेट पावर राइवलरी में, हमने देखा था कि हर स्टेट अपना अपना देखती है, अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। अब इनके कॉन्फ्लिक्ट जब आते हैं कि जब नेशनल इंटरेस्ट कोलाइड करें, जब नेशनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आए तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अब एनार्की ये इंटरनेशनल में, यानी कि कोई ये नहीं है कि एक बहुत बड़ी स्टेट है जो सारी छोटी स्टेट्स को मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर स्टेट अपना अपना देख रही है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं है मैनेज करने के लिए, तो ये एक सेल्फ हेल्प सिस्टम है, सेल्फ हेल्प सिस्टम बना हुआ। सेल्फ हेल्प का मतलब है कि आपने खुद ही जीना है, खुद ही खाना है, खुद ही पीना है, खुद ही प्रोड्यूस करना है, खुद सस्टेन करना है। कोई बाकी कंट्रीज या बाकी लोग नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब उनको आपसे कोई फायदा हो। उनको आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा, सो दे विल नॉट हेल्प यू। हमने देखा, हम पैलेस्टाइन की हेल्प करते हैं, वो भी क्यों करते हैं? ताकि हमें कश्मीर के लिए सपोर्ट मिले, ठीक है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए हमें। चाइना सीपैक पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? चाइना को ट्रेड के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, ग्वादर पोर्ट की जरूरत है, मलाक्का डायलेमा। हमने देखा हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है, सेल्फ हेल्प सिस्टम है। और एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इस वजह से कोई भी स्टेट एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती। क्यों? सारा अपना अपना अफेयर मैनेज कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी चीजें देख रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये एनार्की है। फॉर एग्जांपल, इधर आपने ध्यान से देखना है, अब मैं आपको एक मैप सा बना के देता हूँ। देखिए, ये लेट्स से एक वर्ड है हमारा, इसमें एक स्टेट ए है, पावरफुल स्टेट है, बड़ी स्टेट है। एक स्टेट बी है, ये भी पावरफुल स्टेट है, बड़ी स्टेट है। एक मीडियम साइज स्टेट है, और एक ई छोटी सी स्टेट है, और डी छोटी सी स्टेट है। अच्छा, अब क्या होता है? हमने कहा कि सेल्फ हेल्प सिस्टम है, हर स्टेट अपनी प्रिजर्वेशन का सोचती है। तो ये ए स्टेट क्या करेगी? अपनी पावर, लेट से इसने ये जो पावर बढ़ा ली, अपनी पावर इंक्रीज कर ली। ए स्टेट ने कोई अपनी वेपन्स एडवांस कर ली, या कुछ उसने न्यूक्लियर वेपन्स अचीव कर ली। अब हमने देखा है कि वर्ड इज सेल्फ हेल्प, वर्ड इज एनार्किक, एनार्की एग्जिस्ट कर रही है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी पावर बढ़ा ले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को तो एक डायलेमा आएगा, सिक्योरिटी डायलेमा जिसे हमने कहा है। तो पाकिस्तान को लगेगा कि इंडिया हम पे अटैक कर देगा, उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो वो जो डायलेमा की वजह से बी की पावर चैलेंज होती है, तो बी भी अपनी पावर बढ़ा लेता है, बी भी अपनी पावर बढ़ा लेता है। अब सी और डी तो छोटी स्टेट्स हैं, ये तो इनका मैच नहीं कर सकती, लेकिन ये क्या करती हैं फिर? एक आपस में एक अलायंस बना लेती हैं, ताकि मिलके ये पावर अपनी बढ़ाएं, कॉमन डिफेंस, दोनों की पावर इकट्ठी होगी, कंबाइन होगी। अब बैलेंस आ गया, बैलेंस आया तो ए पे दोबारा डिलेमा आ जाएगा, ये तो मेरे बराबर आ गए। क्या करेगा? ए दोबारा अपनी पावर बढ़ाएगा, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। एक ने पावर बढ़ाई, दूसरे को सिक्योरिटी डिलेमा, वो भी बढ़ाए, तीसरे को सिक्योरिटी डिलेमा, वो भी बढ़ाएगा, दोबारा पहला, वो भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, सिक्योरिटी डायलेमा है, उसकी वजह से ये जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इज एनार्किक। कोई सेंट्रल अथॉरिटी अगर कोई होता ना मैनेज करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एनार्की नहीं है, प्रॉपर पुलिस है, चेक एंड बैलेंस के लिए जुडिशरी है, ठीक है, तो वो आप नहीं सब कुछ करते, अपने अपना नहीं जी रहे, आप कोऑपरेट करते। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है, एनार्किक है। तो कांस्टेंट थ्रेट होती है आपकी। फॉर एग्जांपल यूएस का हमने देखा, चाइना ने तो उसे कुछ नहीं कहा, बस पावर बढ़ाई, तो यूएस ने भी अपनी पावर बढ़ाई, उसको इंसर्कल करना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो ये इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन बनाए 1945 में। तो यूएस जो रशिया था, यूएसएसआर, उसको डायलेमा आया। तो क्या होगा, 1949 में उसने भी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ली। अब यूएसएसआर ने कर लिए, यूके, फ्रांस, इनको डायलेमा आया। फिर 1960s में और 50s में इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए, एक ने 58 में, एक ने 61 में। फिर चाइना है, उसको डायलेमा आया 1964 में, उसने भी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ली। इसी तरह इंडिया 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने, उसका नाम रखा था इन्होंने स्माइलिंग बुद्धा। अब एंटेगनाइज कौन हुआ, डायलेमा किसको आया, पाकिस्तान को डायलेमा आया, एनार्की है ना। अब इंडिया को कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, एनार्की है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो क्या करेगा। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली और 1998 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया 28 मई, जिसको हम योम तकबीर भी कहते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया चागी पे। समझ आई, एनार्की की सबको समझ आ गई। एनार्की की वजह से क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ी, पता लग गया। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है सर। जी जी सर इसमें अनार्की में अगर देखा जाए, अगर जो मेन पॉइंट बनता है सर, वो जस्ट सिक्योरिटी डायलेमा ही होगा ना। बिल्कुल, एनार्की होने की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा है ना। हाँ जी। नहीं, यहाँ पे जो आपने दो हेडिंग्स दी हैं, एक दी है सेल्फ हेल्प सिस्टम और दूसरा कहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट। तो सर ये सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से तो ये दो चीज बनेगी ना। नहीं, एक तो एनार्की की वजह से सेल्फ हेल्प है ना, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद सरवाइव करना है, सेल्फ हेल्प का तो ये मतलब है। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा आया ना। हम इंडिया न्यूक्लियर हो गया, अगर ट्रस्ट होता तो हम कहते हैं यार ये उसने हासिल कर लिया, चलो छोड़ो। ट्रस्ट नहीं है ना हमें उस पर, तो हमने भी फिर न्यूक्लियर वेपन हासिल। सिक्योरिटी डायलेमा, ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है, इसकी वजह से बड़ा। समझ आई सर ये स्माइलिंग बुद्धा लिखा हुआ है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। बुद्धा बुद्धिज्म का पता है ना। ठीक है, पाकिस्तान का क्या नाम था गौतम बुद्ध। न्यूक्लियर टेस्ट का? पाकिस्तान ने कोई नाम नहीं दिया, योम तकबीर अच्छा, कहा जाता है उसे। ठीक। ओके, सेकंड इज बैलेंस ऑफ पावर। इसको कहते हैं विशियस साइकिल, खतरनाक साइकिल है बैलेंस ऑफ पावर का। बीओपी लिखा जाता है, बैलेंस ऑफ पावर। अब हमने देखा है कि एनार्किक है सिस्टम, एनार्किक की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा है। ये दो कंसेप्ट इधर भी, ये कंसेप्ट में भी वही लगता है। दोबारा हम कुछ बना दें, देखें, एक स्टेट ए है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट ए है, वो अपनी पावर बढ़ा देता है, अपनी पावर, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ली इंडिया। हम 1974 इंडिया की बात करते हैं, उसने पावर बढ़ा ली। साइकिल आया बी स्टेट को डायलेमा आया, सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से उसने भी अपनी पावर बढ़ा ली, बी ने भी पावर बढ़ा ली, जैसे पाकिस्तान ने 1998 में बढ़ाई। दोबारा बी की पावर मैच कर गई ए से, अब डायलेमा किसको आया, ए को आया। ए दोबारा अपनी पावर बढ़ाएगा और ये ही दोबारा ये साइकिल चलता रहेगा। क्या देखे ना, मैं और फर्दर भी देखे, ये साइकिल है। एक ने पावर बढ़ाई, दूसरा बैलेंस ऑफ पावर अचीव करेगा कि उसकी बैलेंस कर दे इक्वेशन।
जितनी पावर मेरी है उतनी ही दूसरे की हो तो वो हमें अटैक नहीं करेगा, हम सिक्योर होंगे। लेकिन जैसे ही मैं उसके बराबर जाऊं वो दोबारा हेजीमनी है ना, वो कोशिश करेगा कि मैं ऊपर रहूं, वो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे वाला ऊपर आएगा। ये साइकिल चलता रहता है जिसको विशियस साइकिल कहते हैं, बुरा साइकिल कहते हैं, नेगेटिव साइकिल कहते हैं। रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, इंडिया ने राफेल फाइटर जेट लिए, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं, हम सारी बात करते हैं। जेट लिए फ्रांस से, तो डायलेमा आया किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने फिर क्या अचीव किया? बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर। कैसे? पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर जेट ले लिया, बैलेंस ऑफ पावर अचीव किया। अब आगे जाके इंडिया दोबारा इंडिया को अब सिक्योरिटी डिलेमा आ गया, वो दोबारा पावर। तो इस तरह ये बैलेंस ऑफ पावर का साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, बढ़ाते रहते हैं पावर, मैच करते रहते हैं, फिर बढ़ती है, फिर मैच होता है। इसलिए इस वजह से भी न्यूक्लियर वेपन्स बढ़े। समझ आई? और तीसरी रीजन है न्यूक्लियर डिटरेंस। अब सारी कंट्रीज ने नहीं अपनी पावर बढ़ाई, ये तो पावर बढ़ा रही है ना एक, फिर बाकी बढ़ा रही है। अब सारी कंट्रीज ने पावर नहीं बढ़ाने के लिए की, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं किए कि हमारी पावर बढ़े। कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने खुद से बचना भी था, डिफेंसिव रीजंस भी थे कि हम पे कोई अटैक ना करे, इसलिए न्यूक्लियर के। डिफेंसिव रीजंस को हम कहते हैं कि इन्होंने डिटरेंस हासिल करनी थी। डिटरेंस हमने देखी है ना, कि आपका अटैक एंटीसिपेट करके वो अटैक ना करे आपकी पावर जज करके कि ये पावरफुल कंट्री, तो ये डिटरेंस है। ठीक है, अब डिटरेंस को हम देखते हैं, पाकिस्तान का केस देखें। ये बीओपी का क्या मतलब आपने लिखा? बैलेंस ऑफ पावर। ओके। अब पाकिस्तान के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया के साथ। अब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन हासिल की, इंडिया वेंट न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान ने डिटरेंस हासिल करनी थी कि इंडिया हमें अटैक ना कर सके, तो उस डिटरेंस के लिए इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स रखे। तीन अप्रोचेस है ना एक चीज को देखने की, हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में कभी भी जज नहीं कर सकते चीज को। ठीक है, अब इंडिया, हमने देखा कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए। अब इंडिया चाइना की तो वॉर होती है, इंडिया चाइना एनिमी है। इंडिया ने भी एक रीजन ये भी बनती है कि इंडिया ने भी शायद डिफेंसिव रीजंस की वजह से किया हो। इंडिया ने भी 1974 में न्यूक्लियर वेपन चला लिए टू बैलेंस चाइना, टू अचीव डिटरेंस। ये भी तो कह सकते हैं कि इंडिया ने, जरूरी थोड़ी ऑफेंसिव ही है, तो ऑफेंसिव अप्रोच थी इंडिया की। चाइना ने हासिल की तो इंडिया का भी तो डिलेमा है, इंडिया ने भी बैलेंस करने के लिए किया चाइना को। एक चीज को आप दो कंट्रीज के लिहाज से एनालाइज करेंगे, पर्सपेक्टिव और होगा, दो कंट्रीज के डिफरेंट के लिहाज से करेंगे, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? ये रीजन है कि स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स क्यों अचीव करना चाहती हैं, क्यों उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाया। समझ आई बात की? और यही चार्ट्स आप बना सकते हैं क्वेश्चंस में भी, यही सिंपल तरीका होता है।